हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 27 दिसंबर का टेक्नीशियन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कशन के लिए। ठीक है, इसमें उन प्रश्नों को तो डिस्कशन किया ही गया है, उसका आंसर बताया ही गया है। साथ ही साथ इसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को भी बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनके पास सही समय पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, 298 केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिए, सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, अगर केल्विन में दिया हुआ है तो आपको पता है केल्विन में डिग्री नहीं लगा होता है, सबसे पहला पॉइंट तो हो गया। और इसको सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें -273 सिंपली -273 से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। घटाने के बाद कितना आ रहा है, 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 से 7 गया 25। वैसे 27.5 होता है, तो अगर 5 घटा दें 24 पॉइंट, ये 5 माइनस होकर के आ जाएगा। ठीक, आंसर तो ये हो जाएगा। अगर सीधा सा रहता, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको अगर केल्विन में बदलने देने का होता, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस होता और इसको बोलता केल्विन में बदलने के लिए, इसमें कुछ नहीं करना था, 273 से ऐड कर देना था। तो अब देख सकते हैं इसका हो जाएगा 5 और 3 8, और ये 7 2 9, 298 केल्विन हो जाएगा। इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे, केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है। दूसरा अगर देखें, एक और जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है कि कुछ भी कितना भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा। अब इसको क्या करना है, तो इसको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में चेंज करना है। जैसे आपका दिया हो, आपका अगर प्रश्न दिया हो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करने का बोल रहा है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 9/5 हो जाएगा। सेल्सियस का मान दे हुआ 25 और प्लस 32 करते हैं, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 7 4 3 7, इतना डिग्री 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे देखेंगे इस तरीके का जो भी प्रश्न आएगा आप लोग बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। वैसे आप लोग को आता ही होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, -0.5 डायोप्टर के दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जानते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। वहीं डायोप्टर में संख्यात्मक प्रिस्क्रिप्शन को हमेशा माइनस के चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। ठीक, आगे है निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वहीं दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो जानवरों में तंत्रिका तंत्र, हम लोग को भी जैसे है ना कि हमारे पूरे शरीर में क्या है, तंत्रिका तंत्र का चुट्टी भी काटते हैं तो हमारे दिमाग तक सूचना देता है। ये सूचना देने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कर रहा है। ये तंत्रिका आवेगों को भेजने और प्राप्त करने और सूचना को संसाधित एवं संचारित करके शरीर को नियंत्रित करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो हम लोगों को पता है लेंस का आवर्धन सूत्र होता है V/U होता है। ठीक, और लेंस का जो आवर्धन होता है, उस आवर्धन यानी m को किससे डिनोटेट करते हैं, V/U से। ठीक, U क्या है, तो वस्तु की दूरी, वही V क्या है, छवि की दूरी यानी इमेज की दूरी है, और F क्या होता है, लेंस का फोकल लंबाई। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जो वीडियो को लाइक नहीं किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन लगाया जाता है, और उसका विस्थापन
3 हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो वर्क बराबर हम लोग को पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमसे वर्क पूछ रहा है, फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 3, तो 5 दिया 15 जूल का कार्य हो जाएगा। कितना जूल का कार्य हो जाएगा, तो 15 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित हो जाती है, जबकि द्विविखंडन में एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है। बहुविखंडन में तो कई भाग में हो जाएगा, द्विविखंडन में 2 भागों में विभाजित होगा। और बहुविखंडन का एग्जाम्पल है, बहुविखंडन किसमें होता है, इससे मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें कौन सा विखंडन होता है, तो बहुविखंडन देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न था कि पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पाई जाती है। पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो पैरामीशियम जो गति करता है वो पच्छाभी गति कहलाता है। जो पैरामीशियम में जो गति होता है क्या कहलाता है, पश्चिमाभी गति कहलाता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था एड्रिनल ग्रंथि के कार्य, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य पूछा गया था। सबसे पहले जान लेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि आखिर में होता क्या है। तो शरीर में 2 एड्रिनल ग्रंथि होता है और दोनों किडनी यानी अधिवृक्क के ऊपर पाया जाता है। अब एड्रिनल ग्रंथि होता कहाँ पे है, तो किडनी के ऊपर वाले भाग में होता है। एड्रिनल ग्रंथि भी क्या करता है, अन्य ग्रंथियों की तरह महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव करती है, जो शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। ठीक, आगे था, अगर चंद्रमा पर बल 2.02 गुने 1020 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर बल का मान कितना हो जाएगा। ठीक, चंद्रमा पर बल का मान दिया हुआ है, पृथ्वी का बल का मान समान ही होता है। ठीक, दोनों जगह बल का मान क्या हो जाएगा, समान होगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाले बल के समान ही होता है। अर्थात यदि चंद्रमा पर बल 2.02 गुने 1020 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर भी बल कितना हो जाएगा, 2.02 गुने 10 गुना 20 न्यूटन हो जाएगा। वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। आगे है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एक पारस्परिक क्रिया है, इसलिए प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में बराबर होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो बुझा हुआ चौना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा गया था, क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो हमको बुझा हुआ चूना या फिर जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसके साथ अभिक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, तो H2O के साथ करवाया जा रहा है और बन क्या रहा है, COHO का होल टू एक्वस रूप में, जलीय रूप में। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर इन ए बाइनरी फिजन। बाइनरी विखंडन में कितने बेटी कोशिकाएं होती है। तो बाइनरी मतलब ही 2 होता है, 0 1 हम लोग तो जानते हैं, 2 सीधा आंसर मार देना चाहिए था आपको। कितना होता है, तब एक कोशिका 2 समान बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, समान डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है। विखंडन तब होता है जब एक कोशिका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया सेल बन जाता है। ठीक है, बाइनरी विखंडन किस प्रकार का है, तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। बाइनरी विखंडन जो है किस प्रकार का प्रजनन का एग्जाम्पल है, तो अलैंगिक प्रजनन का एक एग्जाम्पल है। अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रमशः अम्ल जो देता है H+ आयन देता है, जबकि क्षार देता है OH- आयन देता है। अम्लों में क्या हो जाता है, H+ आयन होता है, जबकि क्षार में OH- आयन होता है। अम्ल जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। तो यह खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसे IISM के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज ने कहाँ से C295 विमान उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किया गया है गुजरात के बड़ोदरा से। कब किया गया है, तो 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि SI यूनिट ऑफ मास एंड वेट क्या होगा, द्रव्यमान और वजन का SI मात्रक। तो SI यूनिट ऑफ मास हो जाएगा किलोग्राम, वही SI यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 2027-28 तक
कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए या किए जाएंगे, ठीक है ना। तो 13,000 करोड़ रुपया, कितना, तो 13,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों और कारीगरों को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 17 जुलाई 2023 को हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना बिना किसी जमानत के 5% वार्षिक दर से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन था 14वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता किस राज्य ने है? तो ओडिशा ने। नेक्स्ट प्रश्न था कि आप, अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह प्रतियोगिता चेन्नई के SDAT मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में कब पेश किया गया है? तो यह 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया है। मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में पेश हुआ 8 अगस्त 2024 को। 2 विधेयक था, एक तो था वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा था मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, जिसका उद्देश्य क्या है? तो वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना, साथ ही साथ वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आगे था कि 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जो है वहीदा रहमान, जो वहीदा रहमान जी, हमारे वहीदा रहमान जी है, वहीदा रहमान जी को 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये कब दिया गया है? तो वहीदा रहमान को यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे था वर्ष, हाँ आगे देख लेंगे। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? तो आशा पारेख को दिया गया था। और इससे पहले किनको मिला है? 2019 का रजनीकांत को मिला है और 2018 का तो अमिताभ बच्चन को मिला है। अगला जो प्रश्न था, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों के विपरीत दिशा में चलता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है? तो आपको तना है तो जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर जाता है, वो उसका जड़ जो होता है ये जाता है आपको जमीन में जाता है, ठीक। तो पौधे में तना जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, जड़ ठीक इसके विपरीत बढ़ता है। तने के प्रकाश की ओर बढ़ने की गति को सकारात्मक रूप से, हाँ सकारात्मक रूप से हो गया, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। और जबकि जड़ की वृद्धि को नकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। अगला जो पूछा गया था कि पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? ठीक, वह उत्तक हो जाएगा विभाज्योतक उत्तक, या फिर इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो एक समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कह देते हैं? उत्तक कहते हैं। और पौधे में 2 प्रकार का उत्तक पाया जाता है, एक तो हो गया विभाज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 के बीच होता है। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। और आपको पता होगा आमाशय में पाचन के दौरान निकालने वाले जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अगला जो प्रश्न था कि जठर रस को, नहीं आगे है जठर रस के बारे में। जठर रस को हम लोग गैस्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं। जठर रस को किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया? तो शहर है फिरोजाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पदार्थ की मूल अवस्थाओं में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? ठोस द्रव गैस प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है? तो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कण ठोस द्रव गैस में मौजूद कणों की तुलना में तेजी से चलते हैं। होता क्या है? तो प्लाज्मा में जो कण के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाते हैं। गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस और तरल पदार्थों की कणों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो गया गतिज ऊर्जा? तो आपका प्लाज्मा में। प्लाज्मा के बाद किसमें हो जाएगा? गैस में। उसके बाद किसमें होगा? लिक्विड में, द्रव में। उसके बाद हो जाएगा सॉलिड यानी कि ठोस में। अगला जो प्रश्न है कि 12 ओम प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? प्रतिरोध 12 है। और 2 एम्पियर करंट,
ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है तो 2 एम्पियर, तो वोल्टेज पूछ रहा है। आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR हो जाता है। V पूछ रहा है I कितना है 2 और R कितना है तो 12, 12 दूनी 24 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज कितना हो जाएगा तो 24 वोल्ट। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। इसको HMT से ध्यान रख सकते हैं। H से हो गया हड्डी, M से मांसपेशी, T से हो गया क्या, टेंडन। वही लिगामेंट जो होता है वो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है तो लिगामेंट करता है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि बिलियन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन का प्रयोग करते हैं। पानी में पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। पानी में पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब, 1674 में। आगे है कि एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या था, उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए शैवाल स्पायरोगायरा को देखा था। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं तो ल्यूवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा। जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करेंगे, FeSO4 को गर्म करने पर क्या प्राप्ति होगा, तो आपको पता है फेरस सल्फेट एक लौह लवण है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, FeSO4। ठीक, फेरस सल्फेट एक लौह नमक है, ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं, फेरस सल्फेट को। इसको गर्म करने पर, चूंकि फेरस सल्फेट किसमें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देता है, तो अब इसमें क्या रह जाएगा, पानी खाने के बाद ये निर्जल हो जाएगा, निर्जल फेरस सल्फेट के रूप में बनता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पद्म रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन ये जो किए हैं, कोलकाता में स्थित जो SN बोस सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इस प्रकार से हमने जो 27 दिसंबर का पेपर था, 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, उसके आंसरों को देखे, साथ ही साथ जो आगे का शिफ्ट होने वाला है उससे संबंधित संभावित क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने एनालाइज किया है, देखा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलते हैं 27 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उनके प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।